हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सीडीपी, जिसमें हम पढ़ने वाले क्या है, जीन पियाजे। ठीक। तो देखेंगे हम, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको तीन 2-3 नंबर आता है। बस छोटा सा टॉपिक है, कोई भारी भारी टॉपिक नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, नॉर्मली इजी से आ जाएगा सब चीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी। कब? 1923 में लिखी है। जीन पियाजे ने 1923 से 1932 के बीच 5 पुस्तकें लिखी। कितना? 5 पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को कहा जाता है। ये पिक्चर किनका है? जीन पियाजे का। तो यहां तक इसका बेसिक डिटेल था। ठीक, यहां तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे मेरा ये है, क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? व्हाट इज द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? अब देखो, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे का योगदान सर्वोपरि है। जीन पियाजे 1896 से 1980 स्विट्जरलैंड, कहाँ पे? ये हमेशा याद रखना, कहाँ के ये साइंटिस्ट थे? साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। कौन थे? साइकोलॉजिकल। यह एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्राणी विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी रुचि यह जानने की थी कि बालक में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है। इसका मेन फोकस क्या था? कि बच्चे जो होते हैं उसका बुद्धि विकास जो है किस ढंग से होता है, इसके बारे में इसे सर्च करना था, रिसर्च करना था। और बहुत तरीका से रिसर्च भी किए, और आज एक अच्छी खासी बुक भी लिखी है। ठीक, इन्होंने 5 बुक लिखी। इनके लिए उन्होंने अपने स्वयं स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। किस पे? क्या? अगर ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो अपने खुद के बच्चे पे क्या? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास भी होते रहता है। पहले बच्चा सरल चीजों से सीखता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र और अनुभव बढ़ता है, फिर वह कठिनाई चीजों को सीखने लगता है। इस अध्ययन में परिणाम स्वरूप उन्होंने जीन जिन विचारों को प्रतिपादन किया गया, उन्हें पियाजे के मानसिक मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा करने के लिए इन्होंने यह परीक्षण सर्वप्रथम अपने बच्चों पर किया और उनकी आवश्यकता में हुए परिवर्तन को समझाना। इसीलिए इन अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहता है? अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे देखो, इसका कहना था कि बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे यहाँ 0, फिर यहाँ से आएगा 2 वर्ष, फिर यहाँ से 6 वर्ष, यहाँ से 18 वर्ष, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जब इस स्टेज में आएगा तो ही इसको सीखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं लिखा रहेगा कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, तो अगर जीन पियाजे क्या बोले हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। इसके हिसाब से क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, यानी कि एक स्टेप आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। और यह कंटिन्यूअस, अगर कहीं पूछे जीन पियाजे, अगर जीन पियाजे है क्वेश्चन में, तो आप डिसकंटिन्यूअस मारेंगे। अगर जीन पियाजे नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस मारेंगे। ठीक। अब चलते हैं आगे, थोड़ा हम देखते हैं। अगला मेरा है एस्कीमा। अब एस्कीमा क्या होती है वो हम समझेंगे। तो जैसे कि देखो, एस्कीमा एक तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मानसिक में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्या करने की हेतु विद्यमान होता है। यह एस्कीमा 2 प्रकार की होती है, साधारण और एक जटिल। पियाजे के अनुसार एस्कीमा को संशोधन व समायोजित करने में 2 प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आत्मसातकरण तथा समायोजन। अब हम ये भी पढ़ेंगे आत्मसातकरण क्या होता है और समायोजन भी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कीमा क्या होती है। तो देखो, स्कीमा, इसमें स्कीमा को हम सीधा बोलते हैं कि जब
बच्चे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ कॉपी करता है, कॉपी करता है। जैसे ये बेबी को देखो, ये बेबी इस काऊ का बेबी है, इसको देख रहा है। तो ये इनको क्या पता चला होगा कि यह काऊ है, ठीक। इनको ये नहीं पता चला होगा कि ये काऊ कितने प्रकार के होते हैं। ये इतना ही नोटिस किया होगा कि इसके कान होते हैं, आंख है, मुंह है, चार टांग मतलब चार पांव होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। यानी इसको अगर सिंपल भाषा में लिखे तो लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी जानकारी सीधा क्या सीधा कॉपी करते हैं। अगर हम बता दिए कि ये गाय है, इसके ऐसे ऐसे पांव, चार आंख ये होती है, तो इसको सीधा कॉपी कर लेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एस्कीमा बोलते हैं। एस्कीमा समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम ये देखा होगा काऊ, तो इनको क्या लगा होगा कि ये क्या है, नहीं है। तो ये किसी न किसी से पूछा होगा, मान लो मम्मी से पूछा होगा या फिर किसी से पूछा होगा, तो क्या बताया? ये काऊ है। तो फिर ये इसके दिमाग में बैठ गया काऊ। अब जब भी इसके सामने अगर बोलेंगे काऊ, तो इसको दिमाग में क्या आएगा? यही कि चार पांव होते हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, ऐसे एनिमल को, ऐसे जानवर को क्या बोलते हैं? काऊ बोलते हैं। तो इसके दिमाग में यही आएगा। तो एस्कीमा है कि फर्स्ट टाइम जब सीधा कोई कोई ऑब्जेक्ट का, कोई पदार्थ का हम सीधा कॉपी कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एस्कीमा बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलेंगे आपको सी टेट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एग्जाम, पास फेल मतलब अच्छी मार्क आना, पूरा मतलब आ जाता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, सब चीज आपके माइंड में छपा हुआ आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्कीमा बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला एक मेरा है आत्मसातकरण। क्या है? आत्मसात, इसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेती है। अब जैसे देखो, यही बेबी इससे पहले था, तो यहाँ छोटा वाला काऊ काऊ के बारे में जाना था, गाय के बारे में। जब इसको अगर यहाँ आ गया, जब देखो ये मम्मी के साथ यहाँ आ गई, अब ये क्या देख रहा है कि एक बड़ा सा काऊ है। तो इसके दिमाग में क्या हो गया कि अचक्का सा रह गया कि ये क्या है, क्योंकि काऊ तो छोटा होता है एक। तो फिर ये जो है, इसकी मम्मी इसको बताई कि नहीं, ये बड़ा हो गया, इसके बड़ा होने के बाद इसका पैर बड़ा हो जाते हैं, कान बड़े हो जाते हैं, तेज दौड़ते हैं। तो फिर क्या हो गया, ये अपने पूर्व ज्ञान में, पूर्व सीखे गए ज्ञान में क्या क्या मॉडिफाई किया, कुछ कुछ बदलाव किया। अच्छा, मतलब गाय ऐसे भी होते हैं, मान लो ये ऐसे कलर का है, अगर इसी कलर में, अगर ब्लैक कलर में काव दिखा देगा, तो भी वो पूर्व ज्ञान में कुछ नया ज्ञान को ऐड किया, यानी कि उसको क्या क्या, उसको क्या एकोमोडेशन, यानी कि उसको जो है एकोमोडेशन किया, ठीक, सॉरी एकोमोडेशन बोल रहे हैं, यानी कि बदलाव किया, कुछ चेंजिंग की। फिर जाके पता चला कि गाय ऐसे भी होती है, ठीक। पहले क्या था? पहले इसको लग रहा था कि ऐसी होती है, अब जाके क्या लगा इसको कि काऊ ऐसे भी होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो पूर्व पूर्व ज्ञान, यानी कि पूर्व सीखी सीखी गई ज्ञान में, एक मिनट, थोड़ी बदलाव, बदलाव को क्या कहेंगे हम? एसिले एसिमिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक टॉपिक और मेरा है, ठीक। तो अभी हम समझे हैं, ये कुछ थ्योरी था, उनके बारे में डिटेल था। उसके बाद हम एक समझे हैं क्या, स्कीमा किसको बोलते हैं। तो सीधा कोई भी जानकारी को कॉपी करना क्या कहलाएंगे? स्कीमा कहलाएंगे। अब ध्यान से निकलेगा नहीं। और एसिलेशन किसको बोलते हैं? आत्मसातकरण किसको बोलते हैं? कि सीखे गए पूरे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में
तो क्या था, पूरे पूर्व ज्ञान जो है मेरा, उसमें थोड़ा सा फेर बदलाव करना क्या कहता है, आत्मसातकरण कहता है। अब देखो, अब यही बेबी, यही बच्चा, अब इसको देखा, ठीक, ये क्या है, भैंस है। अब ये क्या बोला, ये कंफ्यूज में पूरा तरह से हो गया कि अब इसका तो सींग भी बड़ा है, ठीक, और इसका वजन भी, शरीर भी बड़ा है, लेकिन इसका भी चार पांव है, आंख है, ये है। अब ये चिंता में पड़ गया कि ये क्या है। तो समायोजन एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। इसमें क्या होगा, उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। जितना भी पूर्व ज्ञान था, उसको सब चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे क्या है, ये इसको देखा, तो इसको भी क्या बोल दिया, इसको भी बोल दिया काऊ, यानी गाय बोल दिया गया। लेकिन इसको फिर बाद में बताया गया कि ये गाय नहीं है, ये भैंस है। क्या है, यानी वेफेलो है, ठीक। तो प्रॉपर यानी कि पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान को सहित, यानी कि चेंज करना, क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा, ठीक। यानी कि जो पूर्व ज्ञान था इसके बारे में, कि पहले जैसे कि ये काव छोटा सा होता है, फिर उसके बाद क्या क्या थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि नहीं इस टाइप का भी होता है थोड़ा बड़ा होने के बाद। और उसके बाद क्या क्या इसी टाइप का एनिमल्स को वो फिर काव बोल दिया, तो लेकिन उसके बाद पता चला क्या, कि नहीं ये क्या होता है, बेफेलो होती है। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। क्या सब पढ़े हैं, एस्कीमा पढ़े हैं, एस्कीमा, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, और उसके बाद सॉरी एसिलिमेशन, और उसके बाद एकोमोडेशन पढ़े हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे आगे का, इसका जो चार स्टेजेस दिया गया है, किसका, जीन पियाजे का कितना स्टेज स्टेज है, चार है। तो वो हम देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को चार अवस्थाओं में बांटा गया। कितना अवस्था में, चार अवस्था में बांटा गया है। सबसे पहले होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसी को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। ये कब से कब तक होता है, 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको याद रखना इंग्लिश में ही, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम, जैसे देख लो यही इंद्रिय जनित बोलता है, या गामक अवस्था, या फिर संवेदी अवस्था। इसका कितना से कितना रहता है, 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद सेकंड आता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये कहाँ से कहाँ, 2 से 7 वर्ष तक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशन प्री ऑपरेशन स्टेज, ठीक। और एक तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट 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 ऑपरेशन स्टेज, ठीक। एक होता है लास्ट, इसको बोलते हैं ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक। इसी का शॉर्ट को नाम है SPCF। एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशन स्टेज, सी से कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, एफ से फॉर्मल ऑपरेशन। इसको याद कर लेना, ठीक। अब हम एक एक अवस्था को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अवस्था पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले मेरा क्या है, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इसी को क्या बोले थे, क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, ये ना, ये 0 से 2 वर्ष तक रहती है। देखो, जन्म के समय शिशु व जगत के प्रति अ- अनविजन होता है। धीरे धीरे में वायु के साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाहर जगत का ज्ञान का ग्रहण करता है। वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो किसी को देख के
स्मेल करता है, नकल करता है। तो या तो सुनकर या स्पर्श करके, छू करके। जैसे छोटा बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा, कोई बोलेगा बर्तन गर्म है, अब वो भाषा नहीं समझ में आ रहा है उसको, क्या भाषा नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको टच करेगा, गर्म रहेगा तो फिर दोबारा नहीं छुएगा। सुनकर, करके, या गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम के से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक, जैसे कि छोटे छोटे शब्द को बोलने लगता है। ये क्या करता है, छोटे से यहाँ बलबलाना स्टार्ट करेगा, क्या इस स्टेज में क्या होता है, बलबलाना स्टार्ट करेगा, बोलना नहीं आएगा। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा औपचारिकता को देखकर वह प्रदर्शन करता है। यह हमेशा क्या कहता है, स्माइल करती रहती है। इस स्टेज में वो अपने क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी हो जाते हैं, क्या सॉरी, इस स्टेज में नहीं होता है, इससे अगले में होता है। तो इस स्टेज में वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ही ये करता है। अगर उसको, अगर किसी चीज को लेना है, तो वो किसी न किसी तरह वहां तक पहुंच जाएगा, किसी न किसी तरह। जैसे अगर उसको भूख लगा हुआ है, तो वो फिर बोलेगा नहीं, रोना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो इस स्टेज में वो इशारों से बातें करता है। तो हम अब देखेंगे इससे अगला स्टेज। अगला स्टेज मेरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में दूसरों के संपर्क में खिलौने के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें, इस अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का हो जाता है, तो ये एक ग्रुप में रहने लगता है, यानी इसका अपना दोस्त बन जाता है, उसके साथ रहना है, उससे कुछ सीखता है। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे खिलौनों की आयु की अवस्था को कहा जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, खिलौने की अवस्था। अगर बोल दिया जाए कि खिलौने की अवस्था किसे बोलते हैं, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को, यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को खिलौनों की क्या, खिलौनों की अवस्था बोलते हैं। ठीक, जैसे देखो, शिशु गिनती गिनना, रंग को पहचानना, वस्तु को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान करना सीखता है। इस स्टेज में क्या करता है, जैसे गिनती गिन लेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती गिन लेगा। ठीक, जैसे क्या करेगा, हल्की वस्तु, अगर कोई ऐसा डब्बा दे दिए, दोनों का इक्वल सेम है, लेकिन अंदर में अगर इसमें ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में कुछ सामान है, इसमें कम है, तो ये बता देगा कि इसमें वेट ज्यादा है, ठीक, इसमें कम है। तो ये कर सकता है इस स्टेज में। और क्या, माता पिता का आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना भी सीख जाता है। इसी स्टेज में, इस स्टेज में डर के मारे सच बताता है बच्चे। ठीक, और क्या कहते हैं, छोटे मोटे काम में भी घर का काम कर देते हैं। तो यहाँ तक ये स्टेज था। तो ये स्टेज एक गैंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ग्रुप में रहेगा बच्चा, क्या ग्रुप में रहेगा हमेशा। और यह जो है ग्रुप कुछ ही टाइम तक रहता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये ग्रुप परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए ये ग्रुप रहता है। ठीक, तो हम अगला एक है, तीसरा नंबर वो देखते हैं। तीसरा है, सॉरी, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन आंसर है। तीसरा तीसरा स्टेज ये है, स्थूल मूर्त। इसी को बोलते थे क्या, कंक्रीट स्टेज, यानी ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब तार्किक चिंतन क्या है, कि जैसे हम बोलेंगे कि ये बर्फ है, इसको हम वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बोलेंगे, वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक लॉजिक है, ये कैसे हुआ, तो ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो कहीं से कोई गिर गया, या साइकिल, मतलब क्या कहते हैं, केले के छिलके पे से गिरा, तो यहाँ वो बच्चा क्या करेगा, तर्क करने लगेगा कि गिरा क्यों, अच्छा इस कारण से गिरा, यानी कि लॉजिक ढूंढने लगता है। ठीक, कभी कभी जैसे इस स्टेज में खेलता रहता है बच्चा, तो किसी को देखा होगा कि बात करते हुए कि ऐसे नहीं होता है, तो इस तरह से जाओ, इधर से घूम के जाओ, ऐसे पकड़ो। तो कुछ अपना लॉजिक लगाने लगता है, तर्क करने लगता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है। इसमें क्या है ना, कि मूर्त जो दिखता है, उसी
तो इसमें क्या है ना कि बच्चे को जो ऑब्जेक्ट यानी कि सामने है उसी पे तर्क कर सकता है, ना कि मतलब अपर लेवल का, अब जो कुछ है नहीं वो नहीं, जैसे कि बर्फ को देखेगा पिघलता हुआ तो ये बोल सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट उसके सामने में है उस पे वह तर्क की सीमित रहती है। जैसे देखो, मैं अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समान व असमान करना सीख सकता है। जैसे कि बच्चा, अगर दो गो बच्चा है, इसको खड़ा कर दो यहाँ पे, अब इससे पूछो कि कौन तेज दौड़ेगा, ठीक? तो वो दोनों को देख के जज कर सकता है कि ये बड़ा वाला जो है ये तेज दौड़ेगा, ये छोटा वाला कम दौड़ेगा, कौन तेज जंप करेगा। तो मतलब क्या है ना कि वो वस्तु को देख के दोनों में अंतर कर सकता है। इसमें पूछेंगे कौन सा मोटा है, कौन सा मतलब किसमें वजन ज्यादा है, किसमें कम है, तो ये सब आसानी से इसमें तर्क कर सकता है, यानी कि लॉजिक निकाल सकता है। ठीक? जैसे कि देखो, बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाते हैं। इसमें क्या है ना, इस स्टेज में आपको बच्चा जो है दिन भी बता देगा, आपको तारीख भी बता देगा, समय, महीना, वर्ष आदि इत्यादि ये सब चीज बताने का लायक हो जाते हैं। उसके बाद है उत्कर्णीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए से पहला व टी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अवस्था है, ये वैसे सीटेट में नहीं आता है। ठीक? अब देखते हैं अगला हम, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, औपचारिक। इसी को क्या बोलते थे? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक, ये 11 से कितना तक रहता है? 15 वर्ष तक। ये क्या हो गया ना, यहाँ पे यह बच्चा 11 से 15 वर्ष के आगे की अवस्था होती है। यहाँ से इस अवस्था में बच्चा क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि जो सामने भी नहीं भी है वो भी चिंतन करने लगता है। जैसे कि हम किसी चीज के बारे में बोलेंगे तो गेस कर लेगा, पीछे पीछे का रीजन बता देगा, जैसे चंद्रमा पे क्या होता है, कब कैसे गया, क्या मतलब किस थ्रू पहुंचा। तो ऐसे होने से वो लॉजिक बता देता है। तो इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त, यानी कि देखने के साथ साथ न देखने वाली वस्तु, यानी अमूर्त मिस होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं। नहीं सकते हैं यह। तो उसके बाद क्या है? सारे को करना, समझना और कार्य के अंतर करना, समस्याओं का समाधान, उसमें तार्किक ज्ञान की समझ आ सकती है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन भी अवस्था के नाम से जाना। इसको क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है ना कि पहले से आपको लॉजिक पता हो जाएगा पूरा, क्या कहते हैं, जो चीज सामने में नहीं भी हो रहा है उसके बारे में भी बता देगा। जैसे हम पूछेंगे, उसके सामने में नहीं हो रहा है, अगर मान लो हम बोलेंगे यही ऐस है, ये पिघल रहा है, इसको बारे में पूछेंगे कि ये क्यों पिघल पिघल रहा है, तो इसका लॉजिक बता सकता है बच्चा। ठीक? कि सर ऐसे ये हवा के साथ फ्रिक्शन कर रही है जिसके कारण पिघल रही है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसके कारण पानी पिघल रही है। बर्फ आइस में, आइस जो है किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये लॉजिक बता देगा। ये भी बताएगा कि पेड़ पौधा भोजन कैसे करते हैं, तो वो भी लॉजिक बता देगा कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जो भी मतलब उसका होता है कि सर हीमोग्लोबिन, सॉरी मतलब क्या कहते, क्लोरोफिल के तरह, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये सब चीज बच्चा लॉजिक के थ्रू बता देता है। ठीक? तो आज के लिए इतना ही था। अगर इस सब में कोई तरह का समझने में दिक्कत हो तो आप जरूर पूछो, और ये पीपीटी भी हम आप लोग को शेयर कर देंगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, इसका हम देख लेते हैं। ठीक? तो क्वेश्चन था मेरा आज का ये, प्याजे के अनुसार जो टॉपिक आज पढ़े हैं, जीन प्याजे पढ़े हैं ना, तो उसी का ये क्वेश्चन है, बन जाएगा आसानी से। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? अब बोल रहा है द्वितीय अवस्था क्या है। देखो, अब ज्ञानेंद्रिय अवस्था, या औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसमें हिंदी में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या इसको बोले थे कि इसका शॉर्ट कोड क्या है? SPCF, यही ना है? ऐसे क्या था? सेंसरी, पी से
प्री ऑपरेशन था, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं। और सी से कंक्रीट, और एफ से फॉर्मल। ये लास्ट स्टेज, ये 4 है, ये 3 है, और ये 2 है, और ये 1 है। तो अब देखो 2 में क्या था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये आपको सटीक आंसर है। ठीक, तो देखो यही इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं है बाकी, एक बार दो बार फिर से पढ़ना, अभी एग्जाम को टाइम है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहित निहित तर्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ये बोल रहा है कि ऐसी एक निहित तर्थ यानी कार्य निकालते हुए ग्रेड 6 से शिक्षक 8 के शिक्षक के अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए। तो देखो इसका, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्कणधर समाधान की अवस्था होती है, यानी कि जिसमें सोचने की धर समाधान की अवस्था होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रमों पर निर्धारित रहना चाहिए, तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। देखो, तार्किक बहस का प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो फिर ये भी ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या हतोत्साहित, ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। केवल, केवल भी निगेटिव है, लेकिन हर जगह नहीं चलता है। जैसे देखो, निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, सिर्फ स्कूल का जो पाठ्य पुस्तक है उसी पे निर्भर रहना चाहिए केवल, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल, यहाँ भी केवल आ गया। मूर्त संगारी, खाली अगर पढ़ा रहे हैं तो मूर्त यानी दिखा दिखा के पढ़ाएं। जैसे अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो बोलेंगे x+2 बराबर 4, अगर माना कि लिखते हैं ना x बराबर 5 या x बराबर 3+x, तो ये क्या है, ये हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है केवल मूर्त यानी दिखा के ही पढ़ाए, यानी कि 2+2 यानी कि 4, यानी कि ये भी इक्विपमेंट जो है दिखना चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी गलत। ऐसी समस्या प्रोसेस करना चाहिए जिससे सोचने की क्षमता, समाधान की आवश्यकता हो। हाँ, ये हो सकती है, ऐसी टॉपिक पे चर्चा करो जो बच्चा अच्छा आसानी से समझ जाए। अगला क्वेश्चन मेरा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की आयु कितना थी। पूर्व, तो ये कितना है, दूसरा स्टेज। पहला था सेंसरी, फिर पी से प्री ऑपरेशन, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल, तो ये दूसरा स्टेज है। तो दूसरा स्टेज कहाँ से था, 2 से 7 वर्ष। पहला कहाँ से था, 0 से 2 वर्ष। तीसरा तीसरा था आपको 7 से 11, और इसके बाद 11 से ऊपर था ये। तो यहाँ देखो 0 से 2 वर्ष, ये तो पहला था, तो ये तो गलत हो गया। ये 2 से 7 वर्ष, ये ठीक है। 7 से 11 की कोई बात ही नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। 7 से 12, ये भी किसी का बात ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत। अब आगे का क्वेश्चन एक है, वो देख लेते हैं, और वो इसका आप लोग क्वेश्चन बनाना और आंसर बताना। बर्मा क्वेश्चन है, डैश के दृष्टिकोण के अनुसार स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी है और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है। अब बताओ कि ऐसी दृष्टिकोण के अनुसार स्कीमा स्कीमा की कौन बात किया हुआ है, कि ज्ञान को एक ऐसी श्रेणी, उस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रक्रिया दोनों शामिल है, दोनों शामिल है। जीन पियाजे होगा, या फिर एरिकसन होगा, या फिर जेरोम ब्रूम होगा, या फिर सिगमंड फ्रॉइड होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जीन पियाजे ही ने स्कीमा की बात की है, तो इसका आंसर सटीक हो जाएगा ए। तो आज का क्लास यहीं तक ओवर होता है मेरा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, चलते हैं फिर, बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करो, लगे रहो, अभी टाइम है सीटेट के लिए, कोई तेजी में करने की जरूरत नहीं है यार। अभी से सो जाओगे यार, चाहोगे एग्जाम के टाइम में बस 10 दिन 15 दिन 1 महीना पढ़ लेंगे और हम पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है लेवल धीरे धीरे अप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको जरूर आप ध्यान में रखें, और अभी से ही जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है तो उसको अभी थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही थी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैथ के क्लास में। ठीक, बाय।